नमस्कार। आज की क्लास में हम बायोकेमिस्ट्री के एक बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प चैप्टर लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा आज का एजेंडा है। मतलब कि ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे लिपिड्स की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन से। फिर हम समझेंगे फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के बारे में। इसके बाद हम लिपोप्रोटीन्स और आखिर में लिपिड्स के लिए किए जाने वाले कुछ लैब टेस्ट्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए इस ज़रूरी बायोमॉलिक्यूल की दुनिया को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, लिपिड्स आखिर हैं क्या? चलिए इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं। द लिपिड्स आर अ हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इंक्लूडिंग फैट्स, ऑयल्स, स्टीरॉइड्स, वैक्सेस एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। इसका मतलब ये है कि लिपिड कोई एक अकेली चीज़ नहीं है। ये अलग अलग तरह के कंपाउंड्स का एक बड़ा ग्रुप है जिसमें फैट्स, ऑयल्स, स्टेरॉइड्स और वैक्स जैसी कई चीजें आती हैं दैट आर रिलेटेड मोर बाय देयर फिजिकल देन बाय देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। और इन सभी को एक साथ लिपिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके फिजिकल यानी भौतिक गुण एक जैसे होते हैं, ना कि इनके केमिकल गुण। अच्छा, तो इनके कॉमन गुण क्या हैं? दे हैव द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग 1. रिलेटिवली इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी ये पानी में आसानी से नहीं घुलते। आपने ये तो देखा ही होगा कि तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, उसमें कभी घुलता नहीं। बस यही इनकी पहली प्रॉपर्टी है। 2. सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स सच एज ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। लेकिन हाँ, ये ईथर और क्लोरोफॉर्म जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में आराम से घुल जाते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये हमारे खाने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स बट ऑल्सो बिकॉज एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड फैट सॉल्यूबल विटामिन्स एंड अदर लिपोफिलिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर कंटेन्ड इन द फैट ऑफ नेचुरल फूड्स। अच्छा, ये जरूरी क्यों है? सिर्फ इसलिए नहीं कि फैट से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमारे खाने में जो फैट होता है उसी के अंदर हमें जरूरी फैटी एसिड्स और फैट सॉल्यूबल विटामिन्स जैसे विटामिन ए, डी, ई और के मिलते हैं। सो वी कंसिडर लिपिड्स लाइपो फैट अ थर्ड मेजर क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बाद लिपिड्स को बायोमॉलिक्यूल्स का तीसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण वर्ग माना जाता है। चलिए अब समझते हैं कि लिपिड्स को कितने भागों में बांटा गया है। लिपिड्स आर क्लासिफाइड एज मेनली 3 क्लासेस एज। तो लिपिड्स को मुख्य रूप से 3 क्लास में बांटा गया है। पहली क्लास है 1. सिंपल लिपिड्स, यानी कि सरल लिपिड। द सिंपलेस्ट लिपिड्स आर द फैटी एसिड्स दैट हैव द जनरल फॉर्मूला RCOOH। सबसे सरल लिपिड जो होते हैं वो है फैटी एसिड्स, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें R एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। It includes fats and waxes which are esters of fatty acids with various alcohols. Simple lipids में fats और wax आते हैं जो असल में fatty acids और अलग-अलग तरह के अल्कोहल से मिलकर बने एस्टर होते हैं। अब सवाल यह है कि fats और wax में क्या फ़र्क है? चलिए देखते हैं। A. Fats, esters of fatty acids with glycerol. Oils are fats in the liquid state. देखिए, फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल नाम के अल्कोहल के एस्टर होते हैं, और जो तेल हम यूज करते हैं वो भी फैट्स ही हैं, बस वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। बी. वैक्सेस, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद हायर मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। वहीं दूसरी तरफ वैक्स भी फैटी एसिड के एस्टर ही हैं, लेकिन इनमें ग्लिसरॉल की जगह कोई दूसरा ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। बस यही बेसिक फर्क है दोनों में। अच्छा, तो सिंपल लिपिड्स के बाद अब दूसरे प्रकार पर आते हैं। 2. कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये थोड़े से जटिल यानी कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग ग्रुप्स इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड वन और मोर फैटी एसिड्स। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप्स भी जुड़े होते हैं, जैसे कि ए. फॉस्फोलिपिड्स। इनमें फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ एक फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप जुड़ा होता है। B. ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोस्फेगोलिपिड्स। इन लिपिड्स में फैटी एसिड के साथ एक कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है। C. अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। इसमें सल्फोलिपिड्स और अमीनोलिपिड्स जैसे और भी प्रकार आते हैं। और तीसरा प्रकार है 3. डिराइव्ड प्रीकर्सर लिपिड। These include fatty acids, glycerol, steroids, other alcohols, fatty aldehydes, ketone bodies, hydrocarbons, lipid-soluble vitamins and micronutrients, and hormones. तो ये वो लिपिड्स हैं जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के टूटने यानी हाइड्रोलिसिस से बनते हैं, जैसे कि फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब जरा स्लाइड पर दिए इस नोट बॉक्स पर ध्यान दीजिए।
Acyl glycerols, glycerides, cholesterol and cholesterol esters are termed neutral lipids because they are uncharged. इसमें बताया गया है कि कुछ लिपिड्स को न्यूट्रल लिपिड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन पर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, वो अनचार्ज्ड होते हैं। चलिए अब क्लासिफिकेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से यानी फैटी एसिड्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। In higher plants and animals, the predominant fatty acid residues are those of the C16 and C18 species, palmitic, oleic, linoleic and stearic acids. इसका मतलब है कि पौधों और जानवरों में जो फैटी एसिड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उनमें या तो 16 या फिर 18 कार्बन एटम होते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान दीजिए। Fatty acids that occur in natural fats usually contain an even number of carbon atoms. यानी नेचर में मिलने वाले फैट्स में जो फैटी एसिड होते हैं उनमें कार्बन एटम्स की संख्या आमतौर पर इवन होती है, मतलब सम संख्या, जैसे 16, 18, 20। द चेन में बी सैचुरेटेड कंटेनिंग नो डबल बॉन्ड्स और अनसैचुरेटेड कंटेनिंग वन और मोर डबल बॉन्ड्स। और इनकी जो कार्बन की चेन होती है वो दो तरह की हो सकती है। एक होती है सैचुरेटेड, जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, और दूसरी होती है अनसैचुरेटेड, जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। 1. Saturated fatty acids. Fatty acids contain no double bond in the carbon chain. Example, palmitic acid. ये वो फैटी एसिड है जिनकी कार्बन चेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। आप इसे एक बिल्कुल सीधी सड़क की तरह समझ सकते हैं। 2. Unsaturated fatty acids. Fatty acids contain one or more double bonds. एग्जाम्पल, लिनोलेक एसिड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनमें एक या उससे ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं और इस डबल बॉन्ड की वजह से इनकी चेन में एक हल्का सा मोड़ आ जाता है, जैसे सड़क पर कोई घुमाव हो। ये स्लाइड विजुअली उस कॉन्सेप्ट को समझाती है जो हमने अभी अभी सीखा है। सबसे ऊपर जो 3 स्ट्रक्चर हैं उन्हें ध्यान से देखिए। बाएं ओर है असैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए इसकी कार्बन चेन एकदम सीधी है, कोई मोड़ नहीं है। अब बीच वाला देखिए, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें एक डबल बॉन्ड है और इसी वजह से चेन में एक हल्का सा मोड़ या किंक आ गया है। और सबसे दाईं ओर है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, इसलिए इसमें एक से ज्यादा मोड़ हैं। अब चलिए नीचे दिए फ्लो चार्ट को समझते हैं। ये फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन को बहुत आसान बना देता है। सबसे ऊपर हैं फैटी एसिड्स। यहां से 2 रास्ते निकलते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। पहले सैचुरेटेड वाली साइड देखते हैं। ये नॉन एसेंशियल होते हैं। इसका मतलब है कि हमारा शरीर इन्हें खुद बना सकता है, हमें इन्हें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती। अब आते हैं अनसैचुरेटेड की तरफ। ये फिर से 2 तरह के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल फैटी एसिड्स वो हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हमारा शरीर इन्हें बना नहीं सकता, इसलिए इन्हें खाने के जरिए लेना ही पड़ता है। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। और नॉन एसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद बना सकता है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के प्रकारों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ए, मोनो अनसैचुरेटेड कंटेनिंग 1 डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल, ओलेक एसिड। जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, मोनो का मतलब एक, तो इनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है। बी, पॉली अनसैचुरेटेड कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल, लिनोलेक एसिड। और पॉली का मतलब कई, तो इनमें 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। सी, इकोसानॉइड्स। दीज कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम इकोसा, 20 कार्बन पॉलीनाइनाइक फैटी एसिड्स। एग्जाम्पल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स। अब ये एक खास तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो 20 कार्बन वाले पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनते हैं। ये हमारे शरीर में सिग्नल भेजने वाले मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, मतलब शरीर के कई फंक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पर, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ओमेगा 3। ओमेगा 3 लॉन्ग चेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सच एज अल्फा लिनोलेनिक ALA, इकोसापेंटेनोइक EPA and docosahexaenoic DHA have anti-inflammatory effects. सिंपल भाषा में समझे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे कि ALA, EPA और DHA हमारे शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। ALA हमें पौधों से मिलता है, जैसे अलसी के तेल से, जबकि EPA और DHA हमें मुख्य रूप से मछली के तेल से मिलते हैं। इसीलिए इन्हें सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। अब हम बात करेंगे लिपिड्स की दुनिया के एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी की, ट्राइग्लिसराइड्स। Triglycerides, formerly triacyl glycerols, are the esters of glycerol with fatty acids. The fats and oils that are widely distributed in both plants and animals are chemically triacyl glycerols. इसका मतलब ये है कि triglycerides, glycerol और 3 फैटी एसिड के मिलने से बने एस्टर होते हैं। हम जो भी फैट्स और ऑयल्स देखते हैं, चाहे वो पौधों से मिले हों या जानवरों से, वो असल में केमिकली ट्राइग्लिसराइड्स ही होते हैं। इस डायग्राम पर एक नज़र डालिए। बाईं ओर ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है,
जब ये 3 फैटी एसिड्स, जिन्हें यहाँ R1, R2 और R3 दिखाया गया है, के साथ जुड़ता है तो दाईं ओर दिखाया गया ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। Fats solid at room temperature and oils liquid at room temperature are complex mixtures of triacyl glycerols। सिंपल भाषा में जो ट्राइग्लिसराइड्स कमरे के तापमान पर सॉलिड यानी ठोस होते हैं उन्हें हम फैट्स या वसा कहते हैं, जैसे मक्खन, और जो लिक्विड यानी तरल होते हैं उन्हें हम ऑयल्स या तेल कहते हैं, जैसे सरसों का तेल। प्लांट ऑयल्स आर यूजुअली रिचर इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रेजिड्यूज देन एनिमल फैट्स। आमतौर पर पौधों से मिलने वाले तेलों में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं और यही कारण है कि वो ज्यादातर लिक्विड होते हैं। तो चलिए अब इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। 1. हाइड्रोलिसिस। ट्राइग्लिसराइड्स अंडरगो स्टेप वाइज एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी की मदद से टूटना। तो लाइपेज जैसे एंजाइम की मदद से ट्राइग्लिसराइड्स स्टेप बाय स्टेप टूटकर वापस ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में बदल जाते हैं। ये प्रोसेस हमारे खाने के पाचन के लिए बहुत जरूरी है। 2. Saponification. The hydrolysis of triglycerides by alkali to produce glycerol and soaps is known as saponification. ये नाम शायद आपने सुना होगा, इसे साबुनीकरण भी कहते हैं। ये असल में साबुन बनाने का प्रोसेस है। जब ट्राइग्लिसराइड्स को किसी एल्कली जैसे कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। 3. Rancidity. Rancidity is the term used to represent the deterioration of fats and oils resulting in an unpleasant taste. आपने कभी महसूस किया होगा कि पुराने रखे हुए तेल या घी में से एक अजीब सी बदबू आने लगती है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। बस इसी को रैंसिडिटी या तेल का बासी हो जाना कहते हैं। 4. Lipid peroxidation. In the living cells, lipids undergo oxidation to produce peroxides and free radicals which can damage the tissue. अब ये एक बहुत ही सीरियस चीज़ है। हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर भी लिपिड्स का ऑक्सीडेशन हो सकता है, जिससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स समझिए कि छोटे छोटे डैमेज करने वाले एजेंट्स हैं जो हमारे टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। हमारा अगला विषय है लिपोप्रोटीन्स। अच्छा, अब एक सवाल उठता है। हमने पढ़ा कि लिपिड्स पानी में यानी खून में घुल नहीं सकते, तो फिर ये शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं? इसका जवाब है लिपोप्रोटीन्स। Lipoproteins are molecular complexes of lipids with proteins. They are the transport vehicles for lipids in the circulation. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने मॉलिक्यूल हैं। ये लिपिड्स के लिए एक डिलीवरी ट्रक या टैक्सी की तरह काम करते हैं और उन्हें खून के जरिए पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। 1. Chylomicrons, CM. They are synthesized in the intestine and transport exogenous dietary triacylesthrol. काइलोमाइक्रॉन्स हमारी आंतों में बनते हैं और इनका काम है हमारे खाने से मिलने वाले ट्राइग्लिसराइड्स को शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। They consist of highest 99% quantity of lipid. इनमें लिपिड की मात्रा सबसे ज्यादा, करीब 99%, और प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है। 2. Very low density lipoprotein, VLDL. They are produced in liver and intestine and are responsible for the transport of endogenously synthesized triacylestherols. VLDL हमारे लिवर और आंत में बनते हैं और ये उन ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं जो हमारा शरीर खुद बनाता है, ना कि जो खाने से मिलते हैं। चलिए लिपोप्रोटीन के बाकी प्रकारों को भी देख लेते हैं। 3. Low density lipoprotein, LDL. They are formed from VLDL in the blood circulation. They transport cholesterol from liver to other tissues. अब आते हैं LDL पर, जिसका नाम आपने बैड कोलेस्ट्रॉल के तौर पर जरूर सुना होगा। ये VLDL से खून में बनता है। इसका काम है लिवर से कोलेस्ट्रॉल को शरीर के दूसरे टिश्यूज तक ले जाना। इसे बैड इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये धमनियों में जम सकता है। 4. High density lipoprotein, HDL. HDL particles transport cholesterol from peripheral tissues to liver, reverse cholesterol transport. और इसके ठीक उलट काम करता है HDL, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये एक तरह से सफाई का काम करता है। ये शरीर के टिश्यूज से फालतू कोलेस्ट्रॉल को वापस लिवर में लाता है ताकि शरीर उसे बाहर निकाल सके, इसीलिए अच्छा माना जाता है। 5. Free fatty acids, albumin. खून में जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो अकेले नहीं घूमते, वे एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन से जुड़कर ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब नीचे दिए चार्ट को देखिए। इसे देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ये बस ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की तकनीक से इन सभी लिपोप्रोटीन्स को उनके साइज और चार्ज के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। इसमें HDL सबसे तेजी से मूव करता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि लिपोप्रोटीन्स का मेन काम क्या है। लिपोप्रोटीन्स डिलीवर द लिपिड कंपोनेंट्स कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स एटसेट्रा टू वेरियस टिश्यूज फॉर यूटिलाइजेशन।
बहुत सिंपल है। लिपोप्रोटीन का काम है लिपिड के कंपोनेंट्स जैसे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को शरीर के अलग अलग टिश्यूज तक पहुंचाना ताकि वो अपना काम कर सकें। दे फंक्शन एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फॉर लिपिड्स इन ब्लड प्लाज्मा। मतलब ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में लिपिड्स के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल का काम करते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये एक खून की नली है और इसके अंदर ये गोल गोल लिपोप्रोटीन किसी डिलीवरी कैप्सूल की तरह हैं जो जरूरी फैट्स को अपने अंदर पैक करके वहां पहुंचा रहे हैं जहां उनकी जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही अक्सर लोग इसे एक विलेन समझते हैं, पर आज हम देखेंगे कि यह हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर्स। Cholesterol is found exclusively in animals, hence it is often called as animal sterol. एक खास बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ जानवरों में ही पाया जाता है। एक स्वस्थ इंसान में प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच होता है। बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। About 1 gram of cholesterol is synthesized per day in adults. Almost all the tissues of the body participate in cholesterol biosynthesis. The largest contribution is made by liver, 50%. Acetate of acetyl-CoA provides all the carbon atoms in cholesterol. क्या आप जानते हैं कि एक वयस्क के शरीर में हर दिन लगभग 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल खुद बनता है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 50% हमारा लिवर बनाता है। इसे बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यानी कार्बन एटम्स लगते हैं वो सब acetyl-CoA से आते हैं। अब देखते हैं इसके काम क्या हैं। फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। ये हमारी हर कोशिका की बाहरी झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो उसे मजबूती और शेप देता है। कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल अदर स्टेरॉइड्स इन द बॉडी। दीज इंक्लूड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन डी एंड बाइल एसिड्स। प्रीकर्सर का मतलब है रॉ मटेरियल। समझिए कि कोलेस्ट्रॉल वो कच्चा माल है जिससे शरीर में विटामिन डी, बाइल एसिड्स और कई जरूरी हार्मोन्स बनते हैं। इसके बिना ये सब नहीं बन सकते। इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन्स। ये लिपोप्रोटीन की बनावट का भी एक जरूरी हिस्सा है। और फैटी एसिड्स को ऑक्सीडेशन के लिए लिवर तक कोलेस्ट्रॉल एस्टर के रूप में ले जाया जाता है। अच्छा, तो मान लीजिए आपको एक सैंपल दिया गया है और आपको पता लगाना है कि उसमें लिपिड है या नहीं, तो आप लैब में कौन से टेस्ट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। 1. सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता का टेस्ट। लिपिड्स आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल। इसमें हम सैंपल को क्लोरोफॉर्म या ईथर जैसे सॉल्वेंट्स में घोल कर देखते हैं। अगर सैंपल घुल जाता है तो मतलब उसमें लिपिड हो सकता है। 2. फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट ऑन पेपर, स्पॉटिंग इफेक्ट्स, यानी कागज पर चिकना धब्बा बनना। ये तो हम सबने देखा है। जब किसी कागज पर कोई तली हुई चीज रख देते हैं तो उस पर एक चिकना सा धब्बा बन जाता है ना? बस यही है ये टेस्ट। अ ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट ऑन द फिल्टर पेपर ऑब्जर्व्ड एंड दिस इंडिकेट्स द ग्रीसी कैरेक्टर ऑफ लिपिड्स। अगर फिल्टर पेपर पर एक पारभासी धब्बा रह जाता है तो ये लिपिड की मौजूदगी बताता है। 3. इमल्सिफिकेशन यानी इमल्शन बनाना। When oil or liquid fat is shaken with water, it is finely divided and is displayed in the water to form what is known as emulsion. इस टेस्ट में हम एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा तेल और पानी लेकर उसे जोर से हिलाते हैं। ऐसा करने पर तेल छोटी छोटी बूंदों में टूटकर पानी में फैल जाता है और एक दूधिया घोल बना लेता है जिसे emulsion कहते हैं। 4. Iodine absorption test. This test is for unsaturated fatty acids for fat. This solution will decolorize if unsaturated fatty acid is present. ये टेस्ट खास तौर पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को पहचानने के लिए है। अगर सैंपल में आयोडीन का भूरा रंग डालने पर वो गायब हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हैं। तो चलिए अब इस पूरे चैप्टर को समराइज करते हैं और देखते हैं कि लिपिड्स हमारे लिए आखिर क्यों इतने जरूरी हैं। It is the dietary constituents and provide the energy after metabolism. सबसे पहला और जरूरी काम लिपिड हमारे भोजन का हिस्सा हैं और मेटाबॉलिज्म के बाद हमें एनर्जी देते हैं। लिपिड सर्व एडिशनल फंक्शंस इन द बॉडी, लेकिन काम सिर्फ एनर्जी देना नहीं है। For example, some fat-soluble vitamins have regulatory और coenzyme functions. जैसे कुछ fat-soluble vitamins हमारे शरीर के functions को regulate करते हैं. And the prostaglandins and steroid hormones play major roles in the control of the body's homeostasis. और prostaglandins और steroid hormones शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं. Lipid also provide the hydrophobic barrier. लिपिड हमारी कोशिकाओं के चारों ओर एक पानी से बचाने वाली परत बनाते हैं।
Fat is stored in adipose tissue, where it also serves as a thermal insulator. फैट हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू में जमा होता है और शरीर को गर्म रखने के लिए एक इंसुलेटर की तरह काम करता है. Non-polar lipids act as electrical insulators. इतना ही नहीं, ये हमारी नसों के चारों ओर एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का भी काम करता है, जिससे नर्व सिग्नल तेजी से ट्रैवल कर पाते हैं. Lipids have essential roles in nutrition and health, and knowledge of lipid biochemistry is necessary for the understanding of many important biomedical conditions. पोषण और स्वास्थ्य में लिपिड की भूमिका बहुत जरूरी है. मोटापा, डायबिटीज और धमनियों का ब्लॉक होना जैसी बीमारियों को समझने के लिए लिपिड बायोकेमिस्ट्री का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है. तो ये साफ है कि लिपिड सिर्फ फैट नहीं है, बल्कि हमारे शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए बहुत जरूरी है. हालांकि ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि इनका सही संतुलन ही अच्छी सेहत की कुंजी है.